लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव परिणाम आया है, वो एक बड़े अम्बेडकरवादी तबके के लिए चिंता का सबब बन गया है। यूं तो इस तरह के जो कयास हैं वो पहले भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो चुनाव जिस तरह से लड़ा जा रहा था उसमें बसपा पहले से ही अलग थलग पड़ गई थी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ऐसा क्यों हुआ और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, और बसपा का भविष्य क्या होगा, और भविष्य की जो बहुजन राजनीति है वो किस ओर जा रही है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आंकड़ों के बारे में अलग से बात कर लेंगे। मैं क्योंकि इस वक्त एक मीडिया की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड आया हुआ हूं और 3 महीने मुझे यहीं रहना है, तो अब शुरुआती 4-5 दिनों के बाद, अब क्योंकि मैं सेटल डाउन हो गया हूं, मेरे सारे रजिस्ट्रेशन सारे काम हो गए हैं, तो मैं आपसे रोज़ाना मुखातिब हो सकता हूं। 9% के आसपास बीएसपी को वोट मिला है उत्तर प्रदेश में, 9.39, और बसपा तीसरे नंबर पर आई है। बड़ी बात इसमें यह है कि समाजवादी पार्टी, जिससे बसपा का सीधा मुकाबला था, या यूं कहें कि जो कॉमन वोट बैंक है दोनों पार्टियों के बीच में है, उसको बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में हाथ लगी है। कयास ये भी थे कि बीएसपी उत्तर प्रदेश के बाहर कई राज्यों में कुछ कुछ सीटें निकालने की संभावना है। वो सीटें मजबूत थीं, बसपा को वहां वोट भी ठीक ठाक पड़ा है, लेकिन बसपा जिताऊ पोजीशन में वहां नहीं पहुंची है। लेकिन बसपा का ये खतरनाक परिणाम बसपा के लिए नहीं नहीं बल्कि बसपा के चाहने वालों के लिए, बसपा के समर्थकों के लिए एक चिंता की बात है। और बसपा का होना बहुजन राजनीति के लिए या अम्बेडकरवादी राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बाकी नेता हैं अन्य पार्टियों में, उनको जो तवज्जो मिली पिछले 2 दशकों में, वो इसलिए क्योंकि वो पार्टियां बसपा को एक तरह से नीचा दिखाना चाहती थी, बसपा के आंकड़े को कम करना चाहती थी। लेकिन जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में समस्याएं हैं, यानी कि जिस राजनीतिक परिदृश्य में बसपा काम करती है, उसकी जो बाहरी समस्याएं हैं, उसके अलावा बसपा के अंतरावलोकन की बहुत जरूरत है। यानी कि बसपा के कार्यप्रणाली, बसपा की राजनीति में और बसपा के रोजमर्रा के राजनीति करने के तरीके में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बेहतर बनाया जा सकता है। बसपा उम्मीदों आकांक्षाओं पर जनता की खरी नहीं उतरी है, और जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा कह सकते हैं, एक तरफा तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े पैमाने पर वो सपा के साथ गया है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ गया। यूं तो बात हम करें तो बसपा के बहुत सारे प्रत्याशियों को 16-17% तक का कुल वोट मिला है। यानी कि जैसे सबीहा अंसारी की हम बात करें, कमर हयात की हम बात करें, आंकड़ों पे हम अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बसपा का भविष्य क्या है। देखिए, 27 के चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यूं तो बसपा ने कुछ तब्दीलियां करनी शुरू की हैं, लेकिन वो तब्दीलियां नहीं हैं जो आप और हम चाहते हैं, वो केवल तबादले हैं। और मैंने पहले भी कई बार कहा है, कई बार तल्ख अंदाज में तो कई बार थोड़ा नरमी के साथ ये बात रखी गई है कि बसपा को अपने तौर तरीके, कार्यप्रणाली, राजनीति बदलनी पड़ेगी, लेकिन केवल चेहरे बदलने से, जिसे कहते हैं हम कि सम हेड शुड रोल, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि बीएसपी ने एक्स को उठा के वाई की जगह रखा, वाई को उठा के जेड की जगह रखा, ए को उठा के बी की जगह रखा, बी को उठा के सी की जगह रखा। इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। बहुत सारे लोग जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, वो भी चिंतित हैं। हाँ, केवल उन पदाधिकारियों को कतई फर्क नहीं पड़ा जिनको बहुजन आंदोलन से लेना देना नहीं है, जो केवल 5 साल चुनाव का इंतजार करते हैं और फिर चुनाव में प्रत्याशी उतार कर वो निश्चिंत हो जाते हैं अगले 5 सालों के लिए। ऐसे पदाधिकारियों को फर्क नहीं पड़ा। समाधान क्या है? क्योंकि चिंता बेहद बड़ी है। बीएसपी जैसी जो पार्टी है वो साहब कांशीराम के अथक प्रयासों से, उनके जीवन संघर्षों से इस मकाम तक पहुंची। और ऐसा नहीं है कि बसपा के पास कोई उपलब्धियों की फेहरिस्त नहीं है, बसपा के पास लंबी फेहरिस्त है, लेकिन इस वक्त बसपा अप्रासंगिक बन चुकी है और बसपा को अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का उदय हुआ है। आप चाहे चंद्रशेखर आजाद की कितनी भी आलोचना करें और बेहद आप उनको चाहे नापसंद करते हो, क्योंकि बहुजन राजनीति का पैरोकार होने के नाते हमने भी जो विश्लेषण किए हैं, हमने उनके राजनीतिक तौर तरीकों को कभी बहुत ज़्यादा उनके साथ रजामंदी नहीं दिखाई है, लेकिन वो जीत के आए हैं, उनको शुभकामनाएं। और राजनीति में साम दाम दंड भेद कुछ भी करके जीतना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये कांशीराम साहब सिखाते थे। चंद्रशेखर आजाद ने भी साम दाम दंड भेद कुछ भी, उनको इस बात से मतलब नहीं कि उनके ऊपर क्या आरोप लगे, वो कहाँ किसके साथ कब कैसे अलाइन हुए, किसके साथ बैठे, कहाँ कहाँ उनको जाना पड़ा या किन राजनीतिक दलों के पास जाना पड़ा, उन्होंने सब कुछ करा, लेकिन अंततः वो जीत के आए हैं। और कमाल की बात इसमें यह भी रही है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि वो अकेले अपने बूते पर जीत के आए हैं। पर यह सवाल कि क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बसपा का विकल्प है या विकल्प बन जाएगी 27 में, इन पर अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, या इस दिशा में सोचना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि
बीएसपी अभी भी एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है, लेकिन बसपा को बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बसपा के जो समर्थक बेस है वो खत्म होता जा रहा है, वो कम हो रहा है, वोटर बेस भी बसपा का सिकुड़ रहा है। ये चुनाव सीधे तौर पर भाजपा को हराने का चुनाव था, लेकिन बसपा इस बात को या तो भांप नहीं पाई, या फिर बसपा जो है का आंकलन गलत रहा, और बसपा को किसी भी हालत में, खबर यह है बहुत साफ सीधी और बहुत से स्रोतों से पता चला कि बहुत सारे प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से बसपा को साथ लेने के हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी हर उस दल के साथ गठबंधन चाह रही थी जो कि भाजपा को कमजोर करता, यहां तक कि आम आदमी पार्टी, जिसने सीधे तौर पर कांग्रेस को मटियामेट कर दिया दिल्ली में, जिसने कांग्रेस का सीधा नुकसान किया, उस पार्टी के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन किया। हालांकि उसका लाभ उनको नहीं मिला, उसके अलग कारण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाह रही थी, प्रियंका गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से हाथ बढ़ाया गया, ऐसी खबरें निकल के आई, लेकिन गठबंधन अंततः नहीं हुआ। हालांकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी। जो बयान रामगोपाल यादव के आए, जो शिवपाल यादव ने जिस लहजे में अपमानजनक तरीके से बहन मायावती के बारे में टिप्पणियां करी, उससे यह साफ था कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि ये गठबंधन हो। हालांकि अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे, तो ये चुनाव जो है ये इंडिया के जीतने का चुनाव था। इंडिया का आंकड़ा 400 के पार जाता यदि वो अन्य लोगों को साथ लेके चलते। मसलन बहुत से प्रयास वो नहीं कर पाए, ममता बनर्जी उनके साथ नहीं रही राजनीतिक रूप से, और उधर बहन मायावती का साथ नहीं मिलने से उनको नुकसान हुआ है। लेकिन उसका नुकसान इंडिया गठबंधन से ज्यादा बसपा को हुआ है, क्योंकि ये जो अंबेडकरवादी राजनीति है, इसका एक तरह से इसके जो वजन है वो बहुत कम होगा। और आप देख ही रहे हैं कि तब से लेकर अब तक बहुत सारे अत्याचार उत्पीड़न के कई मामले लगातार उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से सामने निकल के आ रहे हैं, और जिसमें ओबीसी वर्ग और माइनॉरिटी समुदाय के लोग जो हैं वो परपेट्रेटर्स हैं, यानी कि वो अपराध करने वाले लोग हैं, और उन्होंने जातीय अत्याचार उत्पीड़न का शिकार बनाया है दलित समाज के बच्चियों को, लोगों को। ऐसे कई घटना निकल के आई हैं। तो अब आने वाले समय में ये दलित समाज को सोचना पड़ेगा कि उनकी राजनीति क्या है। लेकिन बसपा केवल ये मान लेना कि दलित समाज की जरूरत है तो हमें वोट करेंगे तो हम जीत जाएंगे, ऐसा राजनीतिक रूप से अब नहीं नजर आ रहा है। और बड़े पैमाने पर, क्योंकि 9% वोट में आप ये मान के चल लीजिए कि जाटवों का भी एक बड़ा वोट जो है वो बसपा से इतर गया है, वो सपा की तरफ भी गया है जहां जरूरत पड़ी है, और वो भाजपा की तरफ भी गया है। और इसके कई उदाहरण हैं। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशियों को ज़्यादा वोट नहीं मिला, मेरठ में बसपा के त्यागी प्रत्याशी को बड़े पैमाने पर वोट नहीं मिला, वहां पर बसपा की स्थिति जो है वो सपा से कमज़ोर रही। अमरोहा में बसपा को 1.5-2 लाख वोट मिला। तो बसपा के प्रत्याशी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे, बसपा के सिंबल पे ही कम वोट पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अन्य राज्यों में उम्मीदें थी, लाइक बिहार की जो उम्मीद थी कि बक्सर में, जहानाबाद में बेहतर हो सकता है, वहां चुनाव अच्छा लड़ा गया। पंजाब में एक आधी सीट पे अच्छी मेहनत की गई, लेकिन वही क्योंकि स्थिति रही, क्योंकि बसपा एक ढर्रे की पैटर्न की राजनीति कर रही है। तो अब बीएसपी को अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर, अपने व्यापक छवि के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। लेकिन आकाश आनंद की वापसी पहला प्रयास होना चाहिए। आकाश आनंद को वापस उत्तराधिकारी बना के उनको पद दे देना चाहिए। और इस तरह की जो बयानबाजी है बहन मायावती की कि उत्तराधिकारी से हटा दिया, कभी लगा दिया, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से लोगों का भी और नेताओं का जो मनोबल है वो टूटता है, और आप परिणाम आपके सामने ही है। ये था फिलहाल का विश्लेषण। कुछ आंकड़ों के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए, देखिए और अपने कमेंट मुझे बताइए कि इन सब बातों पर आप क्या कुछ सोचते हैं। मेरी किसी बात से अगर आप इत्तेफाक नहीं भी रखते तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल डियर हिंदी पर इंग्लैंड से इतना ही, दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।